तेजस्वी यादव अभी क्या बोल रहे हैं कि नेपाल में जो कुछ हुआ, चुनाव आयोग को वो एक तरह से धमका रहे हैं। फैक्ट की बात करूंगा मैं सुनी सुनाई बात नहीं बोलूँगा। जो मोदी जी हैं वो उनके आदर्श हैं। वो चाहते हैं कि मोदी जैसा नेता होना चाहिए हमारे यहाँ भी। हमें मोदी जी पसंद हैं। तो आप क्या लगता है कि जो मोदी जी के फॉलोअर हैं वो कभी ऐसा हरकतें करते हैं? आज अगर भारत में ये साजिशें नहीं सफल हो पा रही हैं, इसकी वजह यही है कि जो मोदी की विचारधारा से प्रेरित लोग हैं वो ऐसा होने ही नहीं देना चाहते। वहाँ की पुलिस नकारा साबित हुई। तो सवाल ये है कि जो मिलिट्री है उसने अपने हाथ में पूरा ये शासन क्यों नहीं लिया? इतनी बड़ी हिंसा हो गई, वहाँ के मंत्रियों को घरों से निकाल निकाल कर पीटा गया। एक पूर्व मंत्री की तो जो उनकी जो धर्म पत्नी है उनको जिंदा जला दिया गया, उनके घर में आग लगा दी गई और वो निकल ही नहीं सकी। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। देखिए, पूरी दुनिया में जो है नेपाल में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर बात चल रही है। पूरी दुनिया में नेपाल में जो चीज़ें हो रही है, जो दंगे हो रहे हैं, जो प्रदर्शन चल रहा है, उसकी जो वीडियोज़ है खूब वायरल हो रही है। बताया जा रहा है नेपाल में जो है 26 से ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप जो है बैन करने के बाद वहाँ के जो जेनजी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ के जेनजी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो नेपाल के सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि वहाँ की आर्थिक मंदी, वहाँ की बेरोजगारी को लेके सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के बाद वहाँ के बताया जा रहा है वहाँ के प्रधानमंत्री ने जो है इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद जो है नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए कई नाम ऊपर आ रहे हैं और इस चीज़ को लेके बातचीत चल रही है। इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि नेपाल के जो राजधानी है काठमांडू, वहाँ पर और नेपाल के कई शहरों में जो है कई इमारतों पर आग लगा दी गई है और लोग जो है सड़कों पर उतर के अपना कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। वहाँ के जो जेनजी है वो बस इतना चाहते हैं नेपाल की जो स्थिति थी उसमें सुधार लाया जाए। नेपाल में जो तमाम चीज़ें हो रही है, जो आर्थिक मंदी उभर कर सामने आ रही है, उसको ख़त्म किया जाए। इसी बीच दिल्ली के पास नोएडा में रहने वाले कुछ नेपाली छात्रों ने भी इस चीज़ पर अपना बयान दिया है कि आखिर नेपाल में जो ये चीज़ें हो क्यों रही है। इन्हीं सब बातों को लेके सवाल यहाँ ये खड़े होते हैं कि आखिर जो नेपाल में है ये अचानक से जेनजी प्रोटेस्ट शुरू हुआ क्यों? ये जो चीज़ें शुरू हो रही है नेताओं के खिलाफ, सरकार के खिलाफ विरोध जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ कहाँ से? आर्थिक मंदी की बात की जाए या बेरोजगारी की बात की जाए, उस पर नेपाल की सरकार ने अभी तक क्या क्या काम किया और उन्हें क्या क्या करना चाहिए, तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र गुप्ता, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे तमाम चीज़ों के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अच्छा, देखिए सर, पूरे देश में जो है नेपाल में विरोध प्रदर्शन को लेके बातें चल रही है। नेपाल में जो है जेनजी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को लेके बात चल रही है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो सनसनी रिपोर्टर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आपने अभी पूछा कि जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसके बारे में मुझे क्या कहना है? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो इतनी हिंसा वहाँ भड़की हुई है, ये अचानक नहीं है। अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो ये हिंसा सिर्फ अभी नेपाल की बात नहीं है। अगर आप अब वैसे तो देखते हैं, देखिए 4 घंटे में सब कुछ हुआ, 4 घंटे में नेपाल पूरा जलकर राख हो गया। तो ये चीज़ें एकदम से पैदा नहीं होती हैं। कुछ दोष दिए जा रहे हैं कि जो वहाँ के बर्खास्त हुए हैं प्रधानमंत्री, वो ये बोल रहे हैं कि ये इसमें मोदी जी का दोष है या कुछ भी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि वहाँ की जनता क्या बोल रही है कि हमें मोदी जैसा नेता चाहिए। हिंदू राष्ट्र था पहले नेपाल, अब दोबारा से वो हिंदू राष्ट्र बनने की राह पर बढ़ चला है। अब जो बीच में ये माओवादियों का शासन आया, तो जो जनता का गुस्सा है, जो जनता का रोष है, वो ये प्रकट हो रहा है, जो इतने दिनों से रोष था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुद्दे की बात तो ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? यही आप पूछना चाहते हैं ना, ऐसे हुआ क्यों? तो देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि वहाँ की पुलिस नकारा साबित हुई। तो सवाल ये है कि जो मिलिट्री है उसने अपने हाथ में पूरा ये शासन क्यों नहीं लिया? इतनी बड़ी हिंसा हो गई, वहाँ के मंत्रियों को घरों से निकाल निकाल कर पीटा गया। एक पूर्व मंत्री की तो जो उनकी जो धर्म पत्नी है उनको जिंदा जला दिया गया, उनके घर में आग लगा दी गई और वो निकल ही नहीं सकी। तो इतनी बड़ी हिंसा हो गई, इतनी बड़ी तोड़फोड़ हो गई, ये समझिए कि इसको पूरा करने में भी अभी नेपाल को कई साल लग जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि युवाओं में इतना आक्रोश आखिर भड़का क्यों? देखिए, सारा जो दोष लगाया जा रहा है ना, ये जेनजी करके बताया जा रहा है,
मतलब सारा ठीकरा उनके ऊपर फोड़ा जा रहा है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ये गलत बात है। आप ये देखिए कि ये जो अगर सिलसिला जोड़ेंगे ना सारा, तो सिलसिला जोड़ेंगे तो आपको बीच में कुछ ऐसी घटनाएं नज़र आएंगी कि जिनसे आपका दिमाग की जो है बत्ती जल जाएगी, ये बताने वाला हूँ। देखिए अभी बांग्लादेश में हुआ, वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। और बांग्लादेश को बर्बाद होने में कितना टाइम लगा? एक रात। एक रात ही तो लगी। और ये समझिए कि वो ज़िंदा यहाँ पर आ गई, इतना ही काफ़ी था। उसके बाद जो बांग्लादेश बर्बाद हुआ है, जो वहाँ आगजनी हुई है, जो वहाँ दंगे हुए हैं, वो जग जाहिर है। 24 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया। उसके बाद ताज़ा घटनाक्रम आप नेपाल का देख रहे हैं, लेकिन अभी बीच में आइए, बांग्लादेशी घटनाएं होने के बाद जो हमारे देश के विपक्षी पार्टियां हैं और कुछ नेता क्या बोल रहे थे कि जैसी जैसी चिंगारी बांग्लादेश में भड़की है वैसी हिंदुस्तान में भी भड़केगी। और ये लोग बोलते हैं कि सिर्फ एक तीली दिखाने की देर है, चिंगारी यहाँ पर है, सिर्फ एक तीली दिखाने की देर है, हो जाएगा काम। तेजस्वी यादव अभी क्या बोल रहे हैं कि नेपाल में जो कुछ हुआ, चुनाव आयोग को वो एक तरह से धमका रहे हैं। बिल्कुल तेजस्वी, मतलब ऐसे ही ये नेताओं का कहना है कि अभी जो नेपाल में हुआ वो बिहार से सटा जो बॉर्डर है नेपाल का, उसका असर कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव में देखने को मिलेगा। ऐसी भी बात नहीं, चुनाव तो देखिए एक छोटी चीज़ है। उनका ये कहना है कि जो असंतोष युवाओं में है वैसा ही असंतोष बिहार में भी है। तो जैसा कुछ वहाँ हुआ है, उनका कहने का मतलब ये था कि चुनाव आयोग अगर अपनी मनमानी नहीं रोकेगा तो ऐसा कुछ यहाँ भी हो सकता है। और उनका ये भी कहना था, मैं चुनाव आयोग को धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं आगाह कर रहा हूँ। तो अब खुद सोचिए कि हमारे देश की विपक्षी पार्टियों की सोच कहाँ पे है, कहाँ काम करती है। और दूसरी बात ये रही कि आप कारण जानना चाहते हैं। कारण अगर आप जानना चाहते हैं बिल्कुल स्पष्ट, तो इसमें ये देखिए कि जो विदेशी शक्ति हैं वो कभी नहीं चाहती कि उनके हितों के खिलाफ कोई जाए। जैसा कि आप जानते हैं, माओवादी ये थे जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, केपी शर्मा ओली। इनका चाइना के साथ घनिष्ठता थी। चाइना का अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा है। एक दूसरे को फूटी आंख देख नहीं सकते। व्यापार के मामले में एक दूसरे के घुर विरोधी हैं, एक तरह से दुश्मनी है इनकी। तो यूएस कभी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा सत्ता का केंद्र बने जो उसे चुनौती दे। अब ये अगर अब मैंने वो बताया ना, सिलसिलेवार आप जोड़ेंगे, बांग्लादेश में क्या हुआ, यूएस के जो इंटरेस्ट थे वो वहाँ पर बाधित हो रहे थे, तो उन्होंने किया काम अपना। इससे पहले पाकिस्तान में आपने देखा, जो वहाँ के इमरान खान थे वो ज़्यादा बोला करते थे अमेरिका के खिलाफ, आज वो जेल में है। और आज वो जो सैनिक जो वहाँ पर हैं, सैनिक होल्ड कर रहे हैं पाकिस्तान को। आप ये देखिए, सैनिक होल्ड कर रहे हैं। जो वहाँ के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको तो कोई पूछता भी नहीं है। अमेरिका भी उन्हीं को बुलाता है जो सैनिक शासक हैं वहाँ के। इससे पहले वो अफ़गानिस्तान में गुल खिला चुका है यूएस। तो ये जो है विदेशी शक्तियाँ हैं। और ये भारत में भी, आप ये मत सोचिए कि भारत में इन्होंने प्रयास नहीं किए। किसान आंदोलन हुआ, शाहीन बाग हुआ, तो इसमें जो फंडिंग हुई है ये एक डीप स्टेट के नाम से आप जान सकते हैं, यूएस से ऑपरेट होती है। सोरोस भी हैं इसमें, बहुत सी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं। तो ये लोगों का एजेंडा ये है कि देश कभी स्थिर ना हो पाए, देश कभी अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाए। भारत देश, ये जो छोटे मोटे हैं ना ये देश, इनको तो ये कर लेते हैं काबू में, लेकिन भारत में मोदी जी इनके काबू में आ नहीं रहे हैं। तो ये अपनी अपनी चालबाजी चलते जा रहे हैं। सर बात हो रही थी, मतलब मैं बता रही थी नेपाल में जो चीज़ें हो रही हैं, वहाँ के मंत्रियों को पीटा जा रहा है। आपने खुद बताया कि वहाँ पर एक मंत्री की जो है बीवी वो घर में रहेगी, जिनसे उनकी मौत भी हो गई घर में बंद रहने के कारण, जितनी आगजनी वगैरह हो रही थी उन चीज़ों से। तो ये जेनजी जो ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेपाल को तबाह कर रहे हैं, क्या ये सही तरीका है अपनी जो गुस्सा है, अपनी जो बातें हैं वो रखने का, अपना जो गुस्सा है वो जाहिर करने का? बात मैंने बताया ना कि जैनजी जी के कंधों पे बंदूक रख के चलाई जा रही है। जैनजी देखिए क्या होता है। जैनजी कौन होते हैं? जैनजी जो सारा दिन मोबाइल में खोए रहते हैं, जिनको दिन दुनिया की कोई खबर ही नहीं होती है। आपको लगता है कि वो इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं? आप ये देखिए, जैनजी के नाम पे ये षड्यंत्र कर कौन रहा है। अगर आप इसके डीप में जाएंगे आपको सब समझ आ जाएगा कि ये तत्व कौन से हैं। मतलब इसमें किसी और की कोई मंशा है, किसी और की कुछ साजिश है? देखिए, मैंने बताया जो घर के भेदी हैं वही लंका ढाने वाले हैं। भारत में भी हैं ऐसे लोग, और नेपाल में भी हैं, सभी देशों में होते हैं ये लोग जनता के बीच में जाकर अशांति फैलाते हैं, हिंसा करते हैं, और हर तरह की जो
ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये सब वो जिम्मेवार होते हैं, लेकिन नाम हो जाता है आम पब्लिक का। तो पब्लिक का इतना गुस्सा नहीं है। और बेरोज़गारी आप कह रहे हैं, बेरोज़गारी की बात है, गरीबी की बात है और खुशहाली की बात है। ये चीज़ें कोई आज की थोड़ी ना है कोई, ये तो कब से चल रही हैं। और वहाँ की जनता कभी ऐसी उग्र भी नहीं हुई। और उग्र कोई ऐसे नहीं होता जी कि 4 घंटे में सारा कुछ बर्बाद कर दे। तो ये एक सोची समझी साजिश है जिसका प्लॉट आज से नहीं, ये बहुत पहले से लिखा जा रहा था। इस कहानी की पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, इम्प्लीमेंट अब की गई है। तो आप ये मत सोचिए कि जेन ज़ी के ऊपर आप उसे विलन बना के एक तरफ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सर, वहाँ की जो प्रधानमंत्री है वहाँ के, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था और उसके बाद जो है अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के लिए कई नाम सामने आए, जिसमें सबसे ऊपर जो है सुशीला कार्की का नाम बताया जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि सुशीला कार्की जो प्रधानमंत्री बनेगी या नहीं? और फिर ये जो चीज़ें हो रही है प्रधानमंत्री के निर्वाचन को लेके, इसमें क्या कुछ राजनीति देखने को मिलेगी या फिर क्या कुछ नेपाल में बदलाव की ओर ये इशारा करती है? देखिए, राजनीति वाली इसमें कोई बात नहीं है। देखिए, मैंने जैसा पहले बताया, नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था। विश्व में सिर्फ एक नेपाल था जो हिंदू राष्ट्र था, लेकिन पीछे राजनीतिक परिस्थितियां बदली, चाइना का उसमें दखल हुआ, तो ये माओवादियों ने अपना सत्ता हथिया ली। और ये मान के चलिए कि पिछले 13 साल में 13 प्रधानमंत्री वहाँ के बदल चुके हैं। राजनीतिक वहाँ कोई स्थिरता रहती नहीं है। अब जो ये युवाओं में इस समय जो दिख रहा है, देखिए, एक तो आप फैक्ट की बात करूँगा, मैं सुनी सुनाई बात नहीं बोलूँगा। जो मोदी जी हैं वो उनके आदर्श हैं। वो चाहते हैं कि मोदी जैसा नेता होना चाहिए हमारे यहाँ भी। तो उनके अंदर वो जोश है, वो जज्बा है। लेकिन फिर वो सवाल आता है कि अगर ऐसी बात है, वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, मोदी जी को नेता मानते हैं और अपने देश की तरक्की चाहते हैं, तो वो ऐसी हरकतें कर क्यों रहे हैं? तो मैंने जैसा कि आपको बताया, जैन जी के नाम पे कुछ ऐसे तत्व हैं जो वहाँ हिंसा फैलाना चाहते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ शांत होने के बाद भी जब सेना ने मोर्चा संभाल लिया, उसके बाद हिंसा क्यों हुई? तो ये इन प्रश्नों का जवाब को तभी मिलेगा जब आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे। और जो रिपोर्ट आएंगी, अभी थोड़ा सा समय रखिए, लेकिन जो आम जनता है, जो आम जेन ज़ी जिन्हें बोलते हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं, 18 साल से 30 साल तक के युवा जो हैं, उनकी सोच ऐसी नहीं है। वो तो खुद चाहते हैं कि हम भी भारत जैसा बनना चाहते हैं, हम भी तरक्की करना चाहते हैं, हमें मोदी जी पसंद हैं। तो आप क्या लगता है कि जो मोदी जी के फॉलोअर हैं वो कभी ऐसा हरकतें करते हैं? आज अगर भारत में ये साजिशें नहीं सफल हो पा रही हैं, इसकी वजह यही है कि जो मोदी की विचारधारा से प्रेरित लोग हैं वो ऐसा होने ही नहीं देना चाहते। इसलिए चाहे किसान आंदोलन कर लो, चाहे शाहीन बाग कर लो, या कुछ भी कर लो, तो मोदी जी अपने रास्ते पे चल रहे हैं। और जो मोदी जी को फॉलो करने वाली जनता है वो भी अपने रास्ते पे चल रही है। इसलिए ना भारत का कुछ बिगड़ेगा, लेकिन जो देश छोटे देश हैं उनको बरगला कर कुछ भी किया जा सकता है। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि नेपाल में जो इतनी चीज़ें हो रही है, क्या लगता है इनका परिणाम क्या निकलेगा? और ये जो चीज़ें हैं कब थमेगी और इनका जो है क्या जो है इनका असर देखने को मिलेगा नेपाल में आगे उनके फ्यूचर में? देखिए, नेपाल के जलने की कोई डेट फिक्स थोड़ी ना थी, वो तो जल गया। एक चिंगारी लगी और पूरा देश जल गया। लेकिन देखिए, जलाना आसान होता है, लेकिन जो पुनर्निर्माण करना होता है ना, उसमें बहुत समय लगता है। तो जो नेपाल का जो नुकसान हो चुका है, कई साल लगेंगे इसे। लेकिन एक विचारधारा देखो, जो दबी हुई विचारधारा थी, जो बाहर आना चाहती थी, अगर वो विचारधारा बाहर आती है, लोगों को फ्रीडम मिलती है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे परिस्थितियां काबू में आएंगी। और जो नेपाल को जो सही रास्ते पे लेके जा सकते हैं, ऐसे नेता अगर वो आएंगे, तो धीरे धीरे नेपाल सही रास्ते पे आ जाएगा। समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा ठीक काम। देखिए, अभी आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र गुप्ता ने जो बात कही है नेपाल को लेके कि नेपाल में जो चीज़ें हो रही हैं उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं बिहार में देखने को शायद मिल सकता है, ऐसे नेताओं का कहना है। नेपाल में जितनी जानमाल और जितनी चीज़ों की क्षति हुई है उसका जो है नेपाल को नुकसान आगे देखने को मिलेगा। नेपाल में जो चीज़ें हो रही है उसको लेके इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि नेपाल के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री जैसे नेता अपने देश में चाहते हैं। नेपाल में आर्थिक मंदी हो, बेरोजगारी हो, उन चीज़ों को लेके जो ये प्रदर्शन चल रहा है उसमें आपने सुनी वीरेंद्र गुप्ता की राय। उन्होंने जो अपनी राय रखी है वो बात कहीं ना कहीं सही है कि इन चीज़ों में जो जेन ज़ी का नाम लिया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो है किसी की और की साजिश हो सकती है, कहीं ना कोई पॉलिटिकल पार्टी शामिल हो सकती है। इन सब चीज़ों पर आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन चंदन के साथ।